स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको तुल्यांकी भार के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही तुल्यांकी भार को लेकर के बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मतलब तुल्यांकी भार कहते किसे हैं और तुल्यांकी भार का तात्पर्य क्या होता है। कई बच्चों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th और 11th के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुल्यांकी भार, क्योंकि तुल्यांकी भार में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि होता क्या है। भार देखिए, एक अणुभार होता है, एक तुल्यांकी भार होता है। अणुभार तो सभी लोग निकालना जान गए होंगे, अणुभार तो सभी लोग निकालना जान गए होंगे, क्योंकि उसमें जो तत्वों के जो परमाणु, जो उसमें किसी यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भार को जोड़ करके लिख देते हैं। लेकिन तुल्यांकी भार को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकी भार होता क्या है। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? क्लियर? अब तुल्यांकी भार ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। पदार्थ की कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है कि कोई आयन है। क्या चार टाइप के मैक्सिमम होते हैं? क्या? अम्लीय, क्षारीय, लवण कि कोई आयन है। ध्यान में आया? तो इन चारों का हम तुल्यांकी भार आपको निकाल के बताने वाले हैं। अगर अच्छा, आप लोगों को तो ये भी तो जानकारी होगी कि अगर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय, एक उदासीन। अम्ल, क्षार और उदासीन। उदासीन मतलब लवणी, उदासीन मतलब लवणी। तो इस प्रकार से पदार्थ उस तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन ही प्रकार के आपको अम्लीय, या तो पदार्थ आपका अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो लवणीय होगा, और या फिर कुछ आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं। तो इन्हीं के लेकर के हम आपको तुल्यांकी भार पूरा समझाने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक साथ बोलो तो सबका लिख दे, नहीं तो सबका अलग अलग लिखते हैं। चलो ठीक है, अलग अलग देखेंगे तो काफी बेटर समझ में आएगा। अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है ये क्या होता है? अम्ल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बटे क्षारीयता, अब क्षारीयता क्या होती है बता रहे हैं। अम्ल में जो विस्थापित हाइड्रोजन होते हैं, क्या? अम्ल में जो विस्थापित हाइड्रोजन होते हैं वही उसकी क्षारीयता कहलाती है। अब कुछ बच्चे कहते होंगे सर जी विस्थापित हाइड्रोजन क्या होता है? मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे H2SO4 है बहू, H2SO4 है। जब H2SO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2H प्लस आयन होगा। क्या होगा? 2H प्लस आयन होगा, और SO4 2 माइनस होगा। क्या होगा? SO4 2 माइनस होगा। अर्थात H2SO4 टूट करके दो तो हाइड्रोजन आयन दिया। H2SO4 टूट करके क्या दिया? दो तो हाइड्रोजन आयन दिया। इसी प्रकार से इसकी जो क्षारीयता आई, कितनी आई? 2। इसकी जो क्षारीयता आई 2। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद आपका, अब यहीं पर देख लीजिए CH3COOH। अब बच्चों ध्यान दो, अगर हम आपको बता देते हैं अम्ल में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वही क्षारीयता, एक गलत बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत बात हो जाएगी। कैसे? समझो ध्यान से। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था। अगर इसी पर डिपेंड करेंगे तो कहेंगे सर जी 3 1 4 हाइड्रोजन। क्या बोल देंगे? 3 1 4 हाइड्रोजन बोल देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसको जलीय विलयन में घोला गया बहू तो देखा गया CH3COO माइनस, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस आयन दिया। क्या दिया? H प्लस आयन दिया। तो बच्चों ने तो अब समझ में आया होगा ये कितना हाइड्रोजन निकाल रहा है। एक ठो निकाल रहा है ना? क्या निकाल रहा है? एक ठो। अतः इसकी जो क्षारीयता होगी कितनी होगी? इसकी क्षारीयता हो जाएगी बाबू 1। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से H3PO4 जब ये भी टूटता है तो ये 3H प्लस आयन देता है, और PO4 3 माइनस आयन देता है। तो यहां पर भी 3 हो जाएगी। इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर बात करते हैं तो अम्लीयता निकालना होगा आपसे, मतलब सॉरी, इन सबका तुल्यांकी भार निकालना होगा। जो तुल्यांकी भार होगा इनका अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता होगा, अणुभार बटे क्षारीयता। जैसे H2SO4 है, इसकी क्षारीयता 2 होगी, और CH3COOH है, इसकी क्षारीयता 1 होगी, और H3PO4 इसकी क्षारीयता 3 होगी। राइट?
अब देखिए बाबू, अगर यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला समझ में आ गया, तो देखिए अगर इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भार होता है, देखिए अम्ल का अणुभार, इसका जो अणुभार होता है 98 होता है। कितना होता है? 98। क्षारीयता कितनी है? 2। अब इसका जो तुल्यांकी भार निकला, 2 काटेंगे 49 निकला। क्या निकला? 49 निकला। अब इसका देखिए, इसका अणुभार कितना होगा, निकाल लीजिए अगर नहीं पता है तो। CH3COOH का जो अणुभार, एक कार्बन, देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन हो गए इसमें, तो 2 कार्बन का कितना होता है? 12 दूना 24। एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24। अब प्लस यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन, 16 दूनी 32, और 3 एक 4 हाइड्रोजन 4, तो 32 4 36, 32 4 36, और 36 24, 36 24 निकाल लेते हैं। 36 24, तो 4 6 4 10, 3 2 5 1 60, मतलब 60 हो जाएगा। इसका जो अणुभार आया 60, लेकिन इसका जो क्षारीयता कितनी है? 1, तो इसकी तुल्यांकी भार कितनी आएगी? 60। ये जो है सबका तुल्यांकी भार निकल रहा है। अब इसका जो अणुभार निकालेंगे बाबू, ये भी 98 आता है। कितना आता है? 98। लेकिन इसकी क्षारीयता कितनी है? 3, तो 98 बचते 3 भाग कर देंगे, इसकी क्या आ जाएगी? क्षारीयता आ जाएगी, मतलब सॉरी तुल्यांकी भार निकल जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको अम्ल का अणुभार पता है तो उसकी क्षारीयता देखो निकल यहाँ पर दी गई है, आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्षार की। अगर यहां पर बाबू क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे, क्षार का, यदि आप यहां पर क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो क्षार का जो तुल्यांकी भार होगा, ध्यान दीजिए, जो क्षार का तुल्यांकी भार होगा, क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बट्टे अम्लीयता, बट्टे अम्लीयता। अम्लीयता मतलब OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या। क्योंकि बाबू अभी हम पीछे बताएं, अम्ल का उल्टा, अम्ल का क्या निकलता है? क्षारीयता, और क्षार का क्या निकलता है? अम्लीयता। जैसे अब यहाँ पर NaOH, NaOH क्या है? एक क्षार है। NaOH जब क्षार है, इसको जब जल में तोड़ेंगे तो Na प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। तो इसका जो बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कितने OH माइनस आयन? 1, तो इसकी जो क्षारीयता कितनी आई, सॉरी इसकी जो अम्लीयता कितनी आई? 1 आई। अम्लीयता कितनी आई? 1 आई। अगर इसी का यहाँ पर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या देखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। अगर इसको बात करेंगे, ये जल में 2 प्लस देगा और ये यहाँ पर और 2OH माइनस देगा। तो यहाँ पर कितना OH दिया? 2 ठो, इसलिए इसकी जो अम्लीयता होगी, क्या होगी? अम्लीयता आ जाएगी 2। अब देखिए दोनों का हम तुल्यांकी भार निकाल देते हैं, एकदम ऐसे ही आएगा। अगर आपका यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, क्या है? AlOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस। तो यहाँ पर देखिए 3OH माइनस आयन देगा। क्या देगा? 3OH माइनस आयन देगा। तो इसकी जो अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखिए सोडियम का अणुभार कितना होता है, इसका पहले क्या करेंगे? NaOH का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 1 24, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा E, देखिए इसका अणुभार कितना हुआ? 40, और इसका अम्लीयता कितनी? 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा? 40 आएगा। कैल्शियम के निकालते हैं, कैल्शियम बाबू 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है, और 40 प्लस देखिए OH का ट्वाइस है, मतलब CaOH का ट्वाइस निकालना है। ये अकेला कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 2 ठे, 16 दूनी 32, 2 ठे हाइड्रोजन, तो 2 2 4, यहाँ 4 हो गया। यहाँ पे देखो 4 3 7, 74 आ गया। कितना आ गया बाबू? 74 आ गया। जब 74 आ गया तो इसका तुल्यांकी भार 74 बट्टे अम्लीयता कितनी है? 2। 74 बट्टे अम्लीयता कितनी है? 2, तो 2 3 6, 2 7 14।
तो हमने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, हमने यही बताया जो क्षार का तुल्यांकी भार होगा, जो क्षार का तुल्यांकी भार होगा वो क्षार के अणुभार बटे अम्लता। अम्लता क्या होती है, OH माइनस आयनों की संख्या होती है। क्या होती है बाबू, OH माइनस आयनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए NaOH है, इसको जल में तोड़ेंगे तो OH माइनस आयन देगा और Na प्लस आयन देगा। और यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर क्या देगा बाबू, CH2 प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। तो इसकी जो क्षारित अम्लता आई 2 आई। तो अब इसका तुल्यांकी भार निकालना था। क्या निकालना था, तुल्यांकी भार निकालना था। तुल्यांकी भार बराबर भार बट्टे अणुभार। तो भार कितना आया, 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आता है, 40, और इसका अम्लता कितनी है, इसलिए तुल्यांकी भार कितना आएगा, 1, मतलब 40 आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकला 74। क्या निकला, अणुभार निकला 74। 74 में 2 से भाग किया, आ गया 37। अणुभार को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो कहीं पर अगर आपको फार्मूला में लिख दिया गया क्षार का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, क्या बता दिया, क्षार का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो बाबू वही मोलर द्रव्यमान या अणुभार या सूत्र द्रव्यमान सब कुछ लगभग सेम होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अगर बात करते हैं लवण की, किसकी बात करते हैं, लवण की। लवण क्या होता है, जो जल में ना तो Na प्लस आयन दे, और सॉरी, जो लवण क्या होता है, जो जल में ना तो H प्लस आयन दे ना तो OH माइनस आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण की अगर तुल्यांकी भार की बात करें, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, जो लवण का तुल्यांकी भार होगा बाबू, लवण का सूत्र द्रव्यमान, क्योंकि ये बाबू सूत्र में निकलता है, लवण का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, जिसको आप अपने आम भाषा में कहते हैं अणुभार, जिसको आप अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, अणुभार, बटे धनायनों या ऋणायनों, धनायनों या ऋणायनों की संख्या, बटे धनायनों या ऋणायनों पर आवेश की मात्रा। अब कुछ बच्चे समझ नहीं रहे होंगे धनायन, आपको एक लेना होगा, या तो धनायन लेना है या तो ऋणायन लेना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, NaCl है, NaCl एक लवण है, जब NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस होगा, अट्ठे Cl माइनस होगा, अट्ठे Na प्लस होगा, अट्ठे Cl माइनस होगा बाबू। तो ध्यान दो, जितना धनायन पर आवेश है उतना ऋणायन पर है, तो इसका भी +1 और इसका भी 1, तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसका लें चाहे इसका लें। अगर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, क्या है बाबू, CaCl2, तो Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर 2Cl माइनस। ध्यान दीजिएगा, धनायन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 2, तो इसकी जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2, या फिर धनायनों की संख्या 2, एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें एल्युमिनियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं, AlCl3। जब AlCl3 पे जाएंगे बाबू, तो बताओ जरा ध्यान से, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज, 3 प्लस, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, 3Cl माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एल्युमिनियम पर अकेले 3 प्लस चार्ज है, और यहाँ पर एक क्लोरीन पर -1, तो 3 पर कितना हो जाएगा, -3। इसलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अगर बात करें इसी कड़ी में, अगर आगे बात करते हैं Al2SO4, Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस। हाँ बाबू, जरा यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर 2Al3 प्लस होगा, 2Al3 प्लस होगा, और यहाँ पर 3SO4 2 माइनस होगा। इस पर जो होगा 6 और इस पर होगा -6, क्योंकि बाबू एक एल्युमिनियम पर 3 प्लस और 2 एल्युमिनियम के 6 प्लस, और यहाँ पर एक सल्फर पर 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पर 3 दोनों, सॉरी यहाँ पर सल्फेट है, एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर धनायन 6 और इस पर ऋणायन 6। तो इस प्रकार से आप किसी का एक ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ऊपर, ये कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। इसका जो सूत्र द्रव्यमान होगा, क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान होगा। आयनिक यौगिक का बाबू है, सूत्र द्रव्यमान ही निकलेगा, सूत्र द्रव्यमान। इसका जो सूत्र द्रव्यमान होगा 40 प्लस 35 70 71, 35 क्योंकि 35.5 है, 35 70 71, तो 40 और 70
30 111। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी 2 है, तो तुल्यांकी भार ECaCl2 मतलब इसका तुल्यांकी भार 111/2, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, बचा कितना 1, 2 पच्चे 10, 55.5 आ गया। तो इस प्रकार से आपको हर एक तत्व का, हर एक पदार्थ का अपना तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। और बात करें, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार नहीं समझ में आता दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।